नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम बात करेंगे कि जो पशुओं की आवास व्यवस्था के बारे में। ठीक है। जो डेयरी कैटल्स हैं, दूध देने वाले जो जानवर हैं, मुख्यतः गाय और भैंस, उनकी जो आवास व्यवस्था है, ठीक है, किस तरह से होती है। उनको जो खाना पीना दिया जाता है, रखा जाता है, तो किस तरह से रखा जाता है। ठीक है, हाउसिंग फॉर डेयरी कैटल। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जो हाउसिंग है, ठीक है क्या चीज। ये तो हाउसिंग किसे बोलते हैं, यानी आवास किसे कहते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर पशुओं को पाला जा रहा है, रखा जा रहा है, यानी उनको खाना पीना दिया जा रहा है, ठीक है, उनका रख रखाव किया जा रहा है, उनके रहने सहने की पूरी व्यवस्था की जा रही, तो वो है स्थान क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। और उनसे उत्पादन लिया जाता है। ठीक है, तो वह स्थान क्या कहलाता है, आवास। तो अब जो उनका आवास है, उनका उठने बैठने का तरीका किस तरह से रखा जाता है, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था है, उसका क्या तरीका है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि किसी भी तरह का आवास है, चाहे वो पशु का हो, ठीक है, या किसी मनुष्य का हो, हम अपने पर ही लेके चलते हैं कि हमें जो कहीं भी हम घर बनाते हैं, तो वो कैसी जगह पर हम बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो उसी से मिलती जुलती चीजें हैं, कुछ दो चार चीजों को छोड़ करके बाकी सभी चीजें जानवरों के लिए भी वही अप्लाई होती हैं जो किसी भी जीव के लिए, मनुष्य के लिए होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो हम आवास बना रहे हैं, वो किस जगह पर बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, आवास बनाने के लिए कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी होती है। पहली चीज होती है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से मतलब है कि जिस जगह पर हम आवास बना रहे हैं, ठीक है, जिस स्थान पर हम आवास बना रहे हैं, वह जगह कैसी है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है। ठीक, यानी जो मिट्टी है वहाँ की जो मेन लेवल है उससे ऊंची है, नीचे गड्ढा है वहां पर, ठीक है, मिट्टी वहाँ की दलदली है या फिर दोमट प्रकार की है, उपजाऊ है, किस तरह की है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, टोपोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले कि जो हम जिस स्थान पर हम आवास बना रहे हैं, ठीक है, पशुओं के लिए हो चाहे मनुष्य के लिए हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं पशुओं के आस्पेक्ट से। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम कि जो जमीन है वो कैसी हो, उपजाऊ हो। जमीन कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो जमीन है दलदली ना हो, दलदली ना हो। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर हम कोई भी चारा वगैरह नहीं उगा सकते। दूसरी चीज, वहां पर जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, ठीक है, उनका जो आवास बनाया जाएगा, उसके गिरने का खतरा हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरी चीज, जो जमीन है वह ज्यादा नीची ना हो। जमीन कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ ना हो, भराव स्थान ना हो, यानी वहां पर भराव नहीं होना चाहिए। या ये कहें कि जो रोड है, ठीक है, जिस जगह पर हम आवास बना रहे हैं, तो वहां का जो कोई भी रास्ता है, उस रास्ते से ज्यादा नीची ना हो, यानी ये ना हो कि हमें वहां पर भर्त करने की या मिट्टी ज्यादा डालने की आवश्यकता पड़ रही हो। क्यों? इससे क्या है कि अपना जो पशुओं का आवास बनाने का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, और वहां पर जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वो हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसपास का जो पानी है वो कहाँ आएगा, फिर उस स्थान पर आएगा। तो अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी गोबर वगैरह है, यूरिन है, पेशाब है, उसको बाहर फिर हम किस तरह से निकाल पाएंगे, अपना जो भी पशुओं का आवास है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जमीन से रिलेटेड। दूसरा, जब हम आवास बनाते हैं, ठीक है, तो आवास को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जो रास्ता है,
या रोड है, रोड के बराबर तक हमें कम से कम लेवल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोड के बराबर रखना चाहिए जो हम आवास बना रहे हैं। ठीक है। और अगर हो सके तो रोड से थोड़ा बहुत ऊंचा ही रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि ड्रेनेज की समस्या ना आए। ठीक है। जिससे जो ड्रेनेज है की समस्या ना आए। ठीक। अब अगले पॉइंट की बात करें तो ये तो हमने मान लो कि जमीन देख ली और हम बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, वो कैसी हो गई भाई? समतल हो गई, नहीं तो क्या हो गया कि उस रोड से ऊंची होनी चाहिए। भाई हम भी जहाँ कहीं भी प्लॉट लेते हैं, मकान बनाते हैं, नींव को क्या रखते हैं? रोड से ऊंचा रखते हैं, कि भविष्य में रोड यदि ऊपर उठता है तो अपना मकान ज्यादा नीचे ना जाए, और जो भी अपनी नाली वगैरह हैं जो पानी निकालने के लिए, वो आसानी से निकल सके। नहीं तो रोड का पानी भी कहाँ जाएगा? मकान के अंदर जाएगा, आवास के अंदर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम आवास बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर यानी आवास के स्थान पर, जिस जगह पर हम आवास बना रहे हैं उस स्थान पर पानी की पूर्ति होनी चाहिए। यानी पानी सही होना चाहिए और पूरी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। यानी ये कहें कि मीठा पानी भी होना चाहिए और पानी उपलब्ध भी होना चाहिए। मीठा हो और लेकिन कम मात्रा में हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी की पूर्ति हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। पानी वहां पर होना चाहिए। दूसरा, बिजली की पूर्ति होनी चाहिए वहां पर। यानी बिजली की आपूर्ति वहां पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बिजली पूरे पूरे 24 घंटे तक नहीं आए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी और बिजली की आपूर्ति वहां पर होनी चाहिए। अगला है, यानी वहां रोड के साइड में हो और परिवहन की उचित व्यवस्था हो। परिवहन की उचित व्यवस्था, जिससे जो भी डेयरी से रिलेटेड सामान है, आवास से रिलेटेड सामान है, उसको हम ले जा सके। ठीक है। ऐसा नहीं भाई खेतों में बना लिया, वहां पर हम जो कि डेयरी से रिलेटेड सामान है उसको ना तो ले जा सकते हैं ना ही ला सकते हैं, यानी बीच में खेत में होकर के जाना पड़ रहा है। पूरा जो भी अपना गाड़ी है, ट्रक है, वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। उससे क्या है कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक। ये चीज। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें और किस चीज की आवश्यकता होती है? देखिए, यानी जो आवास है उस आवास, क्योंकि जो पशु आवास है, ठीक है, वहां पर पशुओं के काम के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? कि वहां पर हमें एक तो लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब लेबर तो मिल रही है, लेकिन लेबर भी कैसी होनी चाहिए? मेहनती होनी चाहिए और ईमानदार होनी चाहिए। ठीक है। जो कि सही ढंग से कार्य को संभाल सके। ठीक है। यानी जो लेबर है या मजदूर हैं, मजदूर आसानी से मिल सके, मिले, ऐसी जगह पर हमें आवास बनाना चाहिए। ठीक है। एक जा रहा तो कम से कम दूसरा वहां पर कार्य को संभाल सके, यानी किसी लेबर की वजह से, लोगों की वजह से ऐसा नहीं हो कि हमारी व्यवस्थाएं खराब हो। ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट है, देखिए, लेबर हो गया, लेबर ईमानदार होनी चाहिए। इसके अलावा कि आसपास की जो जगह है या जो रहने वाले लोग हैं, आसपास के, एक मिनट,
हाँ जी। तो जो आसपास जो लोग हैं, यानी वहां पर शोर ना हो। दूसरा, वहां पर जंगली जानवर ना हो, जंगली जानवर ना हो। ठीक है। और जो जमीन है, वहां पर ऐसा ना हो कि परजीवी ज्यादा पनपते हों। तो जमीन कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। ठीक है। तो स्थान कैसा हो कि आसपास कोई जंगली जानवर ना आते हों। ठीक है। दूसरा, शोर ना हो जिससे कि हमारे जो आवास है उसके लिए वो खतरा बने। ठीक है। तो इस तरह की कुछ आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, जिनको हम आवास बनाने से पहले क्या करते हैं? देखते हैं, परखते हैं और जांचते हैं। अगला पॉइंट है कि जो मार्केट है या बाजार है वह डेयरी के नजदीक हो। मार्केट, मार्केट की सुविधा हो गई, बैंकिंग की सुविधा हो गई। ठीक है। तो ये जो कुछ सुविधाएं हैं जो कि हमें आवश्यक होती हैं, तो वो पास होने चाहिए। मतलब ज्यादा दूर ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज्यादा दूर हो, क्योंकि जिससे अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बच जाए। ठीक है। तो ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको आवास बनाने से पहले हम देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आवास बनाना पशु के लिए उचित है या नहीं है। अब जमीन हमने फाइनल कर ली, तो अब हम आवास बना रहे हैं पशुओं के लिए। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि अपने पास जो पशु हैं वो किस तरह के हैं और कितने हैं। ठीक है। तो पशुओं की संख्या के आधार पर भी ये डिपेंड करता है कि हम जो आवास बनाएंगे वो किस तरह का बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आवास के प्रकार, तो कौन कौन से हाउसिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है। जो कि काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है खुली आवास प्रणाली, और दूसरी है बंद आवास प्रणाली। तो जो हाउसिंग सिस्टम है, ये उसके दो मुख्य प्रकार हैं आवास के: खुली आवास प्रणाली और बंद आवास प्रणाली। खुली आवास प्रणाली की बात करें तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि खुला आवास है। ठीक है। तो क्यों है, इस तरह से रहेगा? तो इसमें जो पशु है ज्यादातर समय कैसा रहता है? मुक्त वातावरण में रहता है, यानी ये कहें कि खुले वातावरण में रहता है। वहीं बंद आवास की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो पशु है ज्यादातर समय कैसा रहता है? बंद में, शेड के अंदर रहता है, कमरे के अंदर रहता है, आवास के अंदर रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बंद आवास प्रणाली। तो इसमें जानवर को बेल से, रस्सी से बांध करके रखा जाता है। बंद आवास प्रणाली को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। वो किसके आधार पर है? पशुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है। कैसे, वो आगे बात करेंगे हम। तो इसमें एक पंक्ति प्रणाली और दो पंक्ति प्रणाली। ठीक है। इसी के फिर आगे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं दो पंक्ति प्रणाली के: सिर से सिर की ओर और पूंछ से पूंछ की ओर, हेड टू हेड और टेल टू टेल। ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि जो आवास है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? खुली आवास प्रणाली और बंद आवास प्रणाली। तो बंद आवास प्रणाली भी दो प्रकार की होती है: एक पंक्ति प्रणाली जिसमें पशुओं को केवल एक पंक्ति में ही बांधा जाता है। ठीक है। और दूसरा है दोहरी पंक्ति प्रणाली, जब पशुओं की संख्या ज्यादा होती है, या ये कहें कि 20 से जो नंबर ऑफ जो पशु हैं वो जब अपने पास संख्या उनकी बढ़ जाती है 10 से, तो दोहरी आवास प्रणाली यूज की जाती है। ठीक है। अब इसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है दो भागों में: सिर से सिर की ओर और पूंछ से पूंछ की ओर। देखो, खुली आवास प्रणाली की बात करें तो इसमें जो पशु है उसको ज्यादातर समय खुले में रखा जाता है, यानी जो शेड है एक साइड में बना दिया जाता है। तो शेड के अंदर जो पशु लिया जाता है केवल और केवल कब लिया जाता है? जब हमें उसका दुग्ध दोहन करना हो या कोई पशु बीमार हो गया हो, हमें उसका उपचार करना हो। ठीक है, केवल उस समय ही उसको कहाँ लिया जाता है? शेड के अंदर लिया जाता है, बंद जो का हुआ क्षेत्र है उसके अंदर लिया जाता है।
बाकी के समय पशु को क्या छोड़ दिया जाता है, मुक्त छोड़ दिया जाता है, या ये कहें कि बांध कर नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई खुली आवास प्रणाली। अब इसके कुछ और गुण क्या हैं कि इसका जो सराउंडिंग एरिया है जहां पर ये खुली आवास प्रणाली बनाई गई है, इसकी जो बाउंड्री है वो लगभग 5 फीट ऊंची रखी जाती है। ठीक है, और ये जो दूसरी बंद आवास प्रणाली है उसके बजाय कैसी है, किफायती है, क्योंकि हम जो ज्यादा पैसा खर्चा बनाने जो आवास बनाने पर नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। इसमें इसमें जो जानवर है उसको कब बांध रहे हैं, केवल दुग्ध दोहन के समय और चिकित्सा के समय, यानी केवल जब पशु बीमार हो गया है किसी कारण से तो उसका जब उपचार करते हैं तो बंद आवास के अंदर लाया जाता है, या ये कहें कि जो शेड है, ढका हुआ क्षेत्र है, वहां पर लाया जाता है। और दुग्ध दोहन कहाँ पर किया जाता है, जो मिल्क पार्लर होता है। ठीक है, मिल्क पार्लर यानी दुग्ध दोहने का स्थान। तो केवल उस समय पशु को वहां पर दुग्ध दोहने के लिए लेके आते हैं, उसके बाद उसे फिर मुक्त छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और शेष समय जानवर को कहाँ रखा जाता है, बाड़े में मुक्त छोड़ दिया जाता है। दूसरा किफायती है, क्योंकि ज्यादा हम खर्च किस पर नहीं कर रहे, आवास बनाने पे नहीं कर रहे। इस आवास की जो भी बाउंड्री वाल है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी रखी जाती है, 5 फीट रखी जाती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो पशु आवास की दिशा है जो हमने बनाया है, ठीक है, उसकी जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। ठीक है, जो पशु आवास हम बना रहे हैं उसकी जो दिशा है इस तरह से, तो इसकी जो दिशा है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर। इस तरह से हमने मान लो ये आवास बना दिया। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी जो दिशा है वो होनी चाहिए। तो अब जो गर्मी, जैसे मान लो इसको जो मेंजर वगैरह हमने बनाई है, छोटी सी जो दीवार हमने की है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब सर्दी के समय और गर्मी के समय जब हवाएं आती हैं कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है, तो जो पशु है वो क्या करता है, जैसे उसको ठंड लगती है वो आराम से बैठ जाता है, और पशु का जो ठंडी हवा और गर्म हवाएं उनसे क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। तो पशु को जो डायरेक्ट क्षति पहुंचाती हैं गर्म हवा और ठंडी हवा, उनसे उसका बचाव आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है किससे, मिल्क पार्लर। तो मिल्क पार्लर की जो दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ठीक है, यानी नॉर्थ टू साउथ, तो उसकी दिशा इस तरह से होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो सूरज की रोशनी है वो कहाँ पर उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। तो सूरज जब कहाँ से किधर की तरफ चलता है, नॉर्थ से साउथ होते हुए वेस्ट की तरफ पहुंचता है। ठीक है, तो ज्यादातर समय यहाँ पर जो शेड है, ये मिल्क पार्लर है, यहाँ पर धूप आती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मिल्किंग पार्लर जो है जहां पर दूध दोहन किया जाता है उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। और जबकि जो आवास है पशुओं का उसकी जो दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि पहली तो पशु आवास की जो एक्सिस है वो कौन सी तरफ होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम, और जो मिल्किंग पार्लर है उसकी उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद देखिए, अब जो खुली आवास प्रणाली है उसमें अपने पास गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, उनके बच्चे भी होते हैं, बछड़ा बछड़ी भी होते हैं, गावन गाय प्रेग्नेंट गाय भी होती है, और सांड भी होते हैं, यानी बुल भी होते हैं। तो अब इस जो बंद आवास प्रणाली है, सॉरी खुली आवास जो प्रणाली है, इसमें प्रत्येक पशु के लिए कम से कम कितना स्थान हमें ढका हुआ रखना चाहिए, और जो हम ओपन स्पेस लेके चल रहे हैं, जगह को स्थान को लेकर के चल रहे हैं, वो हमें कितना रखना चाहिए, यानी जो हमें ग्राउंड चाहिए या जमीन चाहिए, ओपन एरिया जो चाहिए वो प्रति पशु के हिसाब से उतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मेंजर यानी जो उनके खाने का स्थान है, जो खनोटा जिसे बोलते हैं, लड़ावनी जिसे बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो मुख्यतः
जो खुली आवास प्रणाली है, इसमें जो जानवर के लिए मेंजर बनाई जाती है, वो नॉर्थ साइड की जो दीवार होती है, यानी उत्तर दिशा की तरफ की जो दीवार होती है, उसके सहारे बनाई जाती है। कौन सी में? खुली आवास प्रणाली में जो मेंजर बनाई जाती है, ठीक है, जो खनोटा बनाया जाता है, वो कौन सी दिशा में बनाया जाता है? उत्तर दिशा की जो दीवार है उसके सहारे बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो स्थान की बात करें तो सबसे पहले बछड़ा और बछड़ी, ठीक है, इनके लिए जो ढका स्थान है, कवर्ड जो स्पेस है, वो कितना होना चाहिए? 15 से 20 स्क्वायर फीट। कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 15 से 20 स्क्वायर फीट स्पेस की आवश्यकता होती है। और यदि खुले स्थान की बात करें तो वो लगभग कितने की आवश्यकता होती है? 50 से 60 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फुट स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जो छोटे बच्चे, जो बछड़े और बछड़ी हैं, उनके लिए जो स्पेस चाहिए वो कितना है? 15 से 20 का स्थान, जो कवर्ड स्पेस है वो होना चाहिए। और जो खुला स्थान है वो लगभग 50 से 60 वर्ग फीट होना चाहिए। अब वहीं वयस्क जानवर की बात करें, जैसे गाय हो गई, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट विजिट क्या आ गई? 20 से 30। तो ये तो हो गया ढका हुआ स्थान। और 80 से 100, ये क्या हो गया? ओपन स्पेस, खुला हुआ स्थान। ठीक है। इसी तरह से भैंस के लिए जो स्थान है वो गाय से अधिक की आवश्यकता पड़ती है। कैसी पड़ती है? अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जबकि जो खुला स्थान है इन दोनों का सेम है, गाय और भैंस का। जबकि कवर्ड स्पेस में क्या है? अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। वो 20 से 30 है, ये 25 से 35 होता है। अब जो मेंजर है, जो खनौटा है, उसकी भी जो आवश्यकता होती है वो थोड़ी सी ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। किसके लिए? भैंस के लिए। ठीक है। ब्यावन गाय, ब्यावन गाय को अन्य गायों से, पहली चीज तो अलग से रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं? काविंग बॉक्स कह देते हैं। ठीक है। तो काविंग बॉक्स में पहली चीज तो 51 गायों को अन्य जानवरों से अलग रखा जाता है। ठीक है। अब जो काविंग बॉक्स है उसका जो स्पेस है वो लगभग 100 से 150 रखते हैं, लेकिन ऑन एवरेज कितना है? 100 से 120 कम से कम। यदि साथ में भी रख रहे हैं तो कम से कम 100 से 120 एक गाय के लिए हम लेकर के चलते हैं। कौन सा स्थान? ढका हुआ स्थान। और अब जो 51 गाय है उसके लिए खुले स्थान की भी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, जिससे थोड़ा बहुत वो घूम सके और आसपास कोई जानवर उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। तो उसके लिए अलग से 180 से 200 जो वर्ग फीट है उतनी जगह की आवश्यकता होती है। सांड के लिए जो होती है उसे बोलते हैं, अलग से जब रख रहे हैं तो बुल कैन या बुल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि वो अलग टर्म हो गई। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है कि प्रति जानवर दिए हुए स्थान की आवश्यकता कितनी है, तो वो तो हो गई ये। ठीक है। सांड के लिए 120 से 140। 52 गाय के लिए जो ढका हुआ स्थान है वो 100 से 120। और वहीं खुले स्थान की बात करें तो गाय और भैंस के लिए सेम है, 51 गाय के लिए 180 से 200। और सांड के लिए खुला स्थान कितना हो गया? 200 से 250। अब मेंजर है, मेंजर भैंस के लिए, 51 गाय के लिए और सांड के लिए, तीनों के लिए कैसी है? सेम है। यानी जो अ, चरने का स्थान है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो सभी के लिए बराबर है। अब कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे बात करें, एक होता है काविंग बॉक्स। काविंग बॉक्स क्या है या काविंग फैन क्या है? कि जब गाय एडवांस प्रेगनेंसी की अवस्था में होती है, ठीक है, तो उस गाय को या उस जानवर को अन्य जानवरों से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है उसके लिए कोई चोट ना पहुंचे। ठीक है, इसलिए, और उसको खाना पीना भी सही प्रॉपर तरीके से मिल सके। ठीक है। तो वह क्या कहलाता है? काविंग बॉक्स कहलाता है। ठीक। अब जो काविंग बॉक्स है उसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है। तो उसमें इसको रखा जाता है।
और वहीं हम बात कर रहे थे प्रेग्नेंट गाय के लिए कैसा ढका हुआ स्थान। ठीक है, वो हो गया कितना, 100 से 120। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई जो गाभन गाय है उसके लिए ढका हुआ क्षेत्र पूछ रहा है तो 100 से 120 आंसर जाएगा। और यदि ये पूछ रहा है कि काविंग बॉक्स, तो वो भी किसके लिए हो गया, गाभन गाय के लिए हो गया। तो वो क्या, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100 से 150 क्षेत्रफल होगा। दूसरा होता है बुल पेन। तो जो सांड होता है, ठीक है, जिसे हम किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो स्थान है, उसकी जो आवश्यकता होती है उसके लिए कम से कम 15 बाई 10 का स्पेस अलग से होना चाहिए। ठीक है, तो 15 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा, इस तरह से उसके लिए स्पेस कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, लगभग 150 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इसके लिए इतना तो ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 150 स्क्वायर फीट स्पेस किसके लिए चाहिए, बुल पेन के लिए चाहिए, जो ब्रीडिंग बुल है उसके लिए आवश्यक होती है। तो जो ब्रीडिंग बुल है, प्रजनन के जो काम में आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। कार्विंग बॉक्स, प्रेग्नेंट गाय है, एडवांस प्रेगनेंसी में है, उसको अन्य जानवरों से अलग रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसके बच्चे को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, उसे प्रॉपर तरीके से फीडिंग कराई जा सके। तो वह क्या कहलाता है, कार्विंग पेन कहलाता है। और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 100 से 150 वर्ग फीट होता है। और यदि वहीं गाभिन गाय के लिए ढके हुए क्षेत्र की बात करें तो वो कितना होता है, 100 से 120 होता है। ठीक, सांड की बात करें तो सांड के लिए जो ढका हुआ क्षेत्र है वो 120 से 140 है। और वहीं बुल पेन, यानी जो बुल पेन का क्षेत्रफल है, जो ब्रीडिंग बुल को लिया जा रहा है, वो कितना है, 150 है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि एक होता है आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स, इनके बारे में हम शुरुआत में बात कर चुके थे। ठीक है, तो आइसोलेशन बॉक्स कहते किसे हैं, यानी अपना जो भी हर्ड है, जितने भी जानवर हमने अपने आवास में रखे हुए हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ जानवर क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या उनका स्वास्थ्य डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अस्वस्थ जानवरों को स्वस्थ जानवरों से अलग रखने के लिए, या जो उनका अलग स्थान है जिस जगह पर उनको अलग रख सकें, तो वो क्या कहलाता है, मान लो एक जानवर बीमार हुआ तो उसको जिस स्थान पर रख रहे हैं, अलग से जो स्थान है, वो क्या कहलाता है, आइसोलेशन बॉक्स कहलाता है। ठीक है, यानी स्वस्थ जानवरों से अलग, जो जानवर बीमार हो गए, अस्वस्थ जानवरों को स्वस्थ जानवरों से जिस स्थान पर अलग रखा जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है, आइसोलेशन बॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो यह बात हो गई जिससे कि बीमारी जो है, कहीं बाई चांस कोई संक्रामक बीमारी हो, कॉन्टेजियस बीमारी हो, तो वो स्वस्थ जानवरों में ना फैले। और जब ठीक हो जाता है तो उस जानवर को इस आइसोलेशन बॉक्स से निकाल करके मेन हर्ड में, जो उनका मेन समूह है, मुख्य समूह है, उसमें साथ में रख दिया जाता है। ठीक है, अब आइसोलेशन बॉक्स की बात करें तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होता है, 150 स्क्वायर फीट होता है। तो मोटा मोटी हम बात करें तो काविंग बॉक्स हो, या बुल बॉक्स हो, या आइसोलेशन बॉक्स हो, तीनों का जो मैक्सिमम जो एरिया पहुंच रहा है, ठीक है, वो क्या पहुंच रहा है, 150 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट। काविंग बॉक्स में ये है कि गाय की डिपेंड करता है कि साइज क्या है, तो कम से कम 100 से कम हम नहीं रख सकते। ठीक है, 100 से 150 तक जो काविंग पेन है उसका एरिया रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई जो कि क्या नाम है, अपने खुले आवास प्रणाली में पशुओं के लिए आवश्यक होती है। देखो, ये कार्विंग बॉक्स और बुल बॉक्स अलग से होने चाहिए, काफ फैन भी होना चाहिए। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको अन्य जानवरों से अलग रखा जाता है जिस स्थान पर, ठीक है, कि टाइम टू टाइम उनको अलग से छोटे बच्चों के हिसाब से दाना दिया जा सके। ठीक है, ये नहीं कि भाई कि उनके साथ छोड़ दिया तो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं, ठीक है, और बीमार पड़ रहे हैं, तो इसलिए काफ पेन भी वहां पर होना आवश्यक
होता है। मिल्किंग बार्न क्या होता है? वही मिल्किंग पार्लर हो गए कि जहाँ पर जो दुधारू जानवर हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, शाम के समय और सुबह के समय केवल दूध काटते समय जहाँ पर लाया जाता है, दुग्ध दोहन का स्थान क्या कहलाता है? मिल्किंग बार्न कहलाते हैं। अब देखिए अगला, फ्लोर में जो ढलान है 1 इंची पर, सॉरी, प्रत्येक 10 फीट पर 1 इंची का जो ढलान है वो होना चाहिए। जिस स्थान पर जो भी ढका हुआ स्थान है खुली आवास प्रणाली में, तो वहां पर जो फर्श का ढलान है वो कितना होना चाहिए? प्रत्येक 10 फुट पर कितना? 1 इंची का ढलान होना चाहिए। मान लो 20 फुट की हमने वहां पर लंबाई है या चौड़ाई है जो उसमें ढलान हम दे रहे हैं, तो 20 फुट पर ढलान कितना हो जाएगा? 2 इंची का। 30 फुट पर 3 इंची का हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक 10 फुट पर जो ढलान की आवश्यकता पड़ती है वो कितनी पड़ती है? 1 इंची की पड़ती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिजिट है। ठीक है, ढलान जो है 1 इंची प्रति 10 फुट। प्रत्येक 10 फुट पर जो ढलान है वो कितना है? 1 इंच होता है। ठीक है, 20 गाय और उनके बछड़ों के लिए जो काफ पेन की सॉरी, उनका जो पूरा कवर्ड एरिया है, जो शेड की आवश्यकता होती है वो कितनी है? कम से कम हमें 50 बाई 50 का शेड की आवश्यकता होती है, यानी 50 फुट लंबा और 50 फुट चौड़े जो अपना शेड है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी मान लो कि हमारे पास 20 गाय हैं और 20 ही उनके बच्चे हैं और हमें उनके लिए खुली आवास व्यवस्था बनानी है। ठीक है, तो वहां पर जो कवर्ड स्पेस हमें बनाना होगा, ठीक है, ढका हुआ जो क्षेत्र हमें बनाना होगा, जो क्षेत्र हमें कवर करना होगा, तो वो कितने की आवश्यकता पड़ेगी? हमें कम से कम 50 बाई 50 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जिसमें सभी चीजें आ जाएंगी। तो ये बात हो गई किससे संबंधित? अपने खुली आवास प्रणाली से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं बंद आवास प्रणाली। ठीक है, देखो एक बार और खुली आवास प्रणाली को रिवाइज कर लेते हैं। हाउसिंग सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए, खुली आवास प्रणाली और बंद आवास प्रणाली। ठीक है, तो खुली आवास जो प्रणाली है उसमें जो जानवर है ज्यादातर समय कहाँ रहता है? खुले आवास में रहता है, मुक्त आवास में रहता है। केवल दूध निकालते समय और इलाज के समय कहाँ आता है? जो बंद आवास है या जो मिल्किंग पार्लर है वहां पर लिया जाता है। बाकी के समय जानवर कैसा है? खुले आवास में घूमता फिरता रहता है। और जो इनका खुला आवास है उसको चारों तरफ से किससे ढका कवर किया जाता है? 5 फुट की बाउंड्री से कवर किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आवास है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि 20 गाय और 20 भैंस हैं, तो उनके लिए 50 बाई 50 के स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो अलग अलग जानवर हैं, ठीक है, जैसे बछड़े हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, और गाभिन गाय हो गई, और ब्रीडिंग बुल हो गया, इनके लिए प्रति जानवर के हिसाब से ढके हुए स्पेस की आवश्यकता और खुले स्पेस की आवश्यकता। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इनके लिए मेंजर है उसकी आवश्यकता किस प्रकार से होती है वो यहाँ पर आपके लिए बताई गई है। तो ये केवल एक तरह से ये मान के चलो कि इसको याद करना है। तो सबसे पहले भाई बछड़ा बछड़ी है, साइज छोटा होता है तो 15 से 20। ठीक है, अगला चले गाय पर 20 से 30। यहाँ पर क्योंकि गाय और भैंस के आकार में ज्यादा अंतर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कितना बढ़ेंगे? थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो 5 स्क्वायर फीट यहाँ बढ़ गए और 5 यहाँ पर, यानी 25 से 30 हो गए। अब गाभिन के लिए तो यहाँ पर क्या है कि साइज एक तरह से ये मान के चलिए जस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो उसके लिए और ज्यादा स्पेस की आवश्यकता चाहिए, आराम से बैठ सके, फैल सके, उसको गर्मी ना लगे। 100 से 120 यहाँ पर इसका स्पेस होता है, कैसा? ढका हुआ। उसी तरह से सांड के लिए भी, क्योंकि वो अकेला रह रहा है वहां पर, ठीक है, तो किसी तरह की उसके लिए परेशानी ना हो, तो उसके लिए भी लगभग 120 से 140, यानी जहां पर गाभिन गाय का खत्म हुआ है वहां से इसका शुरू हो रहा है। ठीक, खुले स्थान लगभग 50 से 60, और ये दोनों सेम हो गए। गाय और भैंस दोनों के लिए खुला स्थान कैसा है? सेम है। गाभिन गाय के लिए 180 से 200, और सांड के लिए इससे भी ज्यादा 200 से 250 वर्ग फीट स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो भैंस है, गाभिन गाय है और सांड है, उनके लिए एक जैसी
मेंढक की लंबाई की आवश्यकता होती है 24 से 30 इंच। ठीक। जबकि बछड़ा बछड़ी के लिए मात्र 15 से 20, और गाय के लिए 20 से 24। ठीक। इसके बाद हमने बात की थी कि जो गाभिन गाय है उसके लिए काविंग बॉक्स, ठीक है, जब वो प्रसव प्रक्रिया होती है तो उस समय के लिए। दूसरा बुल बॉक्स या बुल पेन, और आइसोलेशन बॉक्स, इनकी आवश्यकता होती है। और उनके क्षेत्रफल के बारे में हमने बात की थी कि लगभग लगभग तीनों का कितना है, 150 स्क्वायर फीट होता है। ढलान की बात की थी कि ढलान कितना चाहिए, प्रत्येक 10 फीट पर 1 इंची का होना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं कि जो खुला आवास है उसी के बारे में थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि उसके कुछ जो लाभ हैं क्या है। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि जो खुली आवास प्रणाली है वो बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है। यानी कि ज्यादा आवश्यकता खर्च करने की नहीं पड़ती। दूसरा, यदि हमें खुले आवास में पशुओं की संख्या बढ़ानी है, देखिए एक मिनट, चलो इसमें देख लेते हैं एक बार। तो जो खुला आवास है उसमें जो लाभ की बात करें, थोड़े से इम्पोर्ट, वैसे ही बस एक दो पॉइंट कि लाभ क्या है, कि एक तो ये सस्ती है। ठीक है। यानी बनाने का खर्चा इसमें क्या आता है, कम आता है। सस्ती है, खर्चा कम होता है। दूसरा, हमें एक्सटेंशन करना होता है। ठीक है। आवास को हमें बढ़ाना होता है या पशुओं की संख्या हमें बढ़ानी होती है, तो एक्सटेंशन हमें करना है, एक्सटेंड कर रहे हैं हम फार्म को, यानी पशुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो आसान होता है। एक्सटेंशन इसका क्या होता है, आसान। क्यों? क्योंकि ढका हुआ क्षेत्र तो हमें कम बनाना है। ठीक है। और खुला क्षेत्र अपने पास है ही, तो इसलिए ये क्या होता है, आसान होता है। ठीक है। और खर्चा इसमें बिल्कुल नहीं है। और रख रखाव भी मतलब थोड़ा सा, जो फीड वगैरह का खर्चा है, यानी खाने पीने का जो खर्चा है, वो क्या होता है इसमें, कम होता है। क्योंकि जानवर घूम फिर के ही आसानी से खा पी लेता है, ग्रेजिंग भी कर लेता है वहां पर, खर्चा क्या होता है, कम होता है। दूसरा, जो व्यायाम है जानवर को, उचित व्यायाम, फिर घूमता फिरता रहता है खुले में, तो व्यायाम हो जाता है उसका। तो उचित व्यायाम वहां पर उसका हो जाता है जानवर का। ठीक है। अब कुछ हानि है, तो उनके बारे में बात करें, तो हानि क्या है इसमें। एक तो क्या है कि भाई हम भी जानवर प्रति जानवर हम ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते कि भाई कोई जानवर किधर भग गया, कोई जानवर किधर भग गया। ठीक है। घूमते फिरते रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। यानी इंडिविजुअल जानवर को यदि हमें ऑब्जर्व करना है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है। दूसरा होता है कि अगर हमें ज्यादा ही एक्सटेंड करना हो, ठीक है, तो समय के साथ साथ जमीन की कीमत बढ़ जाती है, तो जमीन का खर्चा ज्यादा होता है इसमें। और तीसरा, बीमारियों का मूल्यांकन उचित तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसकी हानियां हैं। तो ये बात होती है अपने खुले आवाज से संबंधित। ठीक। अब बात करते हैं बंद आवाज। ठीक है। तो बंद आवास में नाम से पता चल रहा है, जैसे हमने बात की थी कि जो पशु है उसको पशुशाला में, ठीक है, जो उनके लिए बंद स्पेस बनाया गया उसी को हम क्या बोल रहे हैं,
जो बंद आवास है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, पशुशाला। तो उसमें क्या करते हैं हम, बांध करके रखते हैं। चाहे तो हम रस्सी से रख सकते हैं, ठीक है, या जो धातु की बनी हुई चैन है उनसे हम बांध करके पशु को एक जगह पर रखते हैं। और जिस जगह पर बांध करके रखा है वहीं पर उसके खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है। जो उनके लिए फीडिंग है वही मेंजर में, लड़ामनी में, खनौते में कराई जाती है। ठीक है। इसमें जो जानवर है उसको प्रतिकूल मौसम से, यानी जो इसके लाभ है मुख्य रूप से क्या आ रहा है कि जो प्रतिकूल मौसम है, सर्दी हो गई तो सर्दियों में, गर्मी हो गई तो गर्मी से, साथ में चोरों से और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती है। और वहां पर तो हम ढका हुआ स्पेस बना रहे थे, केवल कुछ समय के लिए ही जानवर, यानी मिल्किंग के समय और इलाज के समय ही कहाँ आ रहे थे, उस ढके हुए क्षेत्र के नीचे आ रहे थे। ठीक है। लेकिन बाकी के समय कहाँ घूम रहे थे, खुले में घूम रहे थे। ठीक, तो चोरी चकारी का, प्रतिकूल मौसम का उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जानवर को, प्रत्येक जानवर को प्रतिकूल मौसम से, चोरों से और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती है। अब तुलनात्मक रूप से ये कैसी है, जो खुले आवास प्रणाली है उससे कैसी है, अधिक महंगी है, खर्चीली, क्योंकि आवास पर खर्चा ज्यादा होता है। ये चीज यहाँ पर होती है। ठीक है। अब बात करें इसके प्रकार की, तो इसके जो प्रकार हैं जो हमने पहले देखे थे, एक पंक्ति प्रणाली और दो पंक्ति प्रणाली। ठीक है। अब एक पंक्ति प्रणाली और दो पंक्ति प्रणाली हैं, ये भी किस पर डिपेंड करती हैं, पशुओं की संख्या पर डिपेंड करती हैं। कि यदि पशुओं की संख्या अपने पास कितनी है, लगभग 10 है, तो अब तो हम उसमें किस में रखेंगे, एक पंक्ति में, यानी केवल एक लाइन में उनको बांध दिया जाएगा। ठीक है। अगर पशुओं की संख्या 10 से अधिक हो गई, ठीक है, और लगभग 80 और 100 तक पहुंच गई, तो उस कंडीशन में जो जानवर हैं उनको दो पंक्तियों में बांधा जाता है, रखा जाता है। अब दो पंक्ति भी कैसी हो सकती हैं कि भाई या तो जानवर आमने सामने देख रहे हों उस स्थिति में, या फिर एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हों, यानी बगलों में देख रहे हैं। तो ऐसे हेड टू हेड और टेल टू टेल, देखिए किस तरह से, इस तरह से। ठीक है। देखो, इसमें जो जानवर हैं उनके दोनों के हेड जो हैं कैसे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गई, एक गली हो गई, यानी रास्ता हो गया। उसके दोनों तरफ क्या है, जानवर बंधे हुए। तो दोनों के हेड कैसे हो गए, आमने सामने। तो ये इनके चरने का स्थान हो गया, मेंजर बोल रहे हैं जिसको। तो ये कौन सी विधि हो गई, हेड टू हेड। दूसरी है कि गली तो यहां भी होती है, ठीक है, और इधर नाली बनी हुई है। तो इनके जो पिछले वाले हिस्से हैं, यानी पूंछ वाला जो हिस्सा है वो कहां पर है, इस गली की तरफ है। इनके हेड क्या हो गए, अपोजिट, और टेल क्या हो गई, आमने सामने। तो इसको बोल देते हैं टेल टू टेल सिस्टम, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, देखो ये है, इसको बोल सकते हैं फेस इन, यानी जो फेस है वो कहां पर है, अंदर की तरफ है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ है। और जो टेल टू टेल है इसी को क्या बोल सकते हैं हम, फेस आउट। ठीक है। यानी जो फेस कहाँ हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो फेस इन और फेस आउट। तो ये दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। कौन सी में, डबल रो में। सिंगल रो में तो सिंगल रो में ही बांधेंगे। ठीक है। इस तरह से मान लो कि यह वाला हिस्सा हट गया, तो इस तरह से एक लाइन में बंधी हुई है। कब तक, जब तक पशुओं की संख्या अपने पास 10 से ज्यादा ना हो, 10 तक। और यदि अपने पास पशुओं की संख्या 10 से ज्यादा है, और कब कितने तक है, 80 और 100 तक है। ठीक है। तो जो 80 और 100 तक की संख्या है तक हमें केवल एक ही सेट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि संख्या 80 और 100 से ज्यादा हो जाती है तो हमें इसी तरह का दूसरा सेट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो यदि 80 और 100 तक है तो हम डबल रो सिस्टम अपनाते हैं। चाहे तो हम उसमें जानवरों को हेड टू हेड अवस्था में बांध सकते हैं, या टेल टू टेल अवस्था में बांध सकते हैं। हेड टू हेड का मतलब हो गया फेस इन। फेस इन का मतलब है जब इनके जो चेहरे हैं एक दूसरे की ओर हैं। और फेस आउट यानी इनके जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी टेल टू टेल, एक दूसरे की ओर है और चेहरे कहाँ हैं, बाहर की तरफ। अब देखिए, तो ये बात समझ में आ गई कि हेड टू हेड क्या हो गया और टेल टू टेल क्या हो गया। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान है। ठीक है। दोनों के, फेस टू फेस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और टेल टू टेल के क्या फायदे हैं और क्या
नुकसान है। फिर कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे कि फेस टू फेस और टेल टू टेल यानी जो बंद आवास व्यवस्था है उसमें हमें बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखो फेस टू फेस में या इसको बोल सकते हैं हम फेस इन, और इसको बोल सकते हैं हम फेस आउट। ठीक है, अब देखिए, तो पशुओं को दो समानांतर तार में चेहरा आमने सामने करके बांधा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कैसे हैं कि जो पशुओं को समानांतर कतार में तो बांध रहे हैं लेकिन चेहरे को कहाँ कर दिया, फेस आउट, विपरीत दिशा में हमने कर दिया। केवल उनके पूंछ वाले भाग हैं एक दूसरे की ओर हैं, दोनों की पूंछ हमें गली में से गुजर रहे हैं तो हमें दोनों की पूंछ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं टेल टू टेल। और दूसरा हो गया फेस टू फेस, जब हम गली में से गुजर रहे हैं तो केवल हमें उनके फेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अब लाभ की बात करें इनकी, तो फेस टू फेस में जैसे ही हम एंटर होते हैं ना तो सभी गाय भैंस दिखाई देते हैं, उनके चेहरे एक साथ हमें दिखाई देते हैं। तो उनके जो चेहरे जैसे ही दिखाई देते हैं ना हमें, तो वो देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, यानी जो वो व्यू है वो बहुत ही शानदार लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा है, दिखने में आकर्षक होता है। फेस टू फेस जो सिस्टम है, जो डेयरी है, तो वो हमें दिखने में कैसी लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, अब चेहरे एक दूसरे की ओर हैं, तो अब इस गली में से हम जब गुजरेंगे तो एक बार में ही इधर की तरफ भी चारा डाल देते हैं और इधर की तरफ भी चारा डाल देते हैं। ठीक है, तो चारा डालने में हमें क्या हो गई, यहाँ पर आसानी हो गई। ठीक है, क्योंकि एक बार में निकलते हुए जा रहे हैं और चारा डालते हुए जा रहे हैं, तो जबकि यहाँ पर किस चीज में आसानी होगी हमें, साफ सफाई में। ठीक है, क्योंकि जो एक्सक्रीटा है, जितना भी यूरिन है, इनका गोबर है, वो कहाँ पर है, इधर की तरफ, और इस वाली रो का भी कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको साफ सफाई में क्यों, एक बार में ही इनकी जो गैलरी है पूरी साफ हो जाती है। जो गोबर पेशाब का जो साफ सफाई है वो एक बार में ही आसानी से हो जाती है। तो फेस आउट में जो पशुशाला उसकी साफ सफाई में आसानी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर किसमें आसानी है, मतलब चारा डालने में। दूसरा कि जब हम इसमें निकल करके जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो माउथ की कंडीशन है, ठीक है, मुंह की कंडीशन है, वो हमें आसानी से दिखाई दी जाती है। जैसे बात करें कि मोस्टली आंख नाक कान है, इनसे संबंधित कोई चीज है तो वो आसानी से दिखाई दे जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक ड्रॉबैक है, क्या, कि इनके फेस आमने सामने हैं, तो इनको जो एयर है वो सफोकेटेड एरिया की मिल रही है, यानी इधर से ये सांस छोड़ रही है, इधर से ये सांस छोड़ रही है। ठीक है, तो एक तरह से इनको फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही, तो एक दूसरे की एयर मिक्स हो रही है। अगर बाई चांस किसी प्रकार की कोई समस्या, एक पशु बीमार है, तो अन्य जानवरों में भी उसके फैलने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो मुंह से फैलने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं, उनके फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। जबकि यहाँ पर बात करें लाभ में, तो दूध काढ़ने में आसानी रहेगी, दूध निकालने में। ठीक है, साफ सफाई में आसानी रहेगी, और मोस्टली जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो वो यूरोजेनेटल सिस्टम की होती है, यदि हम डेयरी काउ की बात करें। ठीक है, तो उन बीमारियों को एक बार में ही आसानी से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, जो यूरोजेनेटल सिस्टम है उसकी जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम आसानी से डायग्नोस करके बीमार जानवर को पहचान सकते हैं। अडर से संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि गुजरते हुए जा रहे हैं और उनका अडर हमें दिखाई दे रहा है, तो आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलो आगे देखो, चारा डालने में आसानी हो गई, और सूर्य की किरणें सीधी नाली पर पड़ती हैं, यानी फेस टू फेस में कैसे है, नालियां बाहर की तरफ हैं, किनारों की तरफ, तो वहां पर सूरज की रोशनी जो पड़ती है वो सीधी पड़ती है। ठीक है, और हानि क्या है इसमें, अभी बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी डिजीज फैलने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, और सफाई करने में ज्यादा समय लगता है। क्यों, क्योंकि जो सफाई की जाती है, यूरिन वगैरह की जाएगी, तो एक तरफ तो इधर की सफाई करो और फिर उधर की तरफ जाओ, तो समय ज्यादा लग गया ना। यहाँ तो एक बार में ही हम कर रहे थे, और यहाँ पर तो इधर की तरफ समय देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ की जो रो है उसकी यूरिन और गोबर की सफाई करने के लिए समय देना पड़ेगा, तो साफ सफाई में यहाँ पर ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब इधर की तरफ आ जाओ,
पशुओं का परीक्षण करने में आसानी रहती है, सफाई में आसानी रहती है, और बीमारी फैलने का खतरा कम होता है। ठीक है। और हानि क्या है? चारा डालने में ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर केवल ड्रॉबैक एक ही आ रहा है कि चारा डालने में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। तो वो ऐसा कोई ज्यादा बड़ी हानि नहीं है कि भाई कि ज्यादा ही कोई दिक्कत दे रहा हो। तो ये बात हो गई। तो अब जो दोनों ये सिस्टम है, फेस टू फेस और टेल टू टेल, अगर बात की जाए कि कौन सा सिस्टम इन दोनों में से, यानी वैसे तो कन्वेंशनल सिस्टम जो जो बात करें हम, बंद आवाज प्रणाली ही उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी गई है। ठीक है। लेकिन इन इसमें भी जो दोनों हैं, फेस टू फेस हैं और टेल टू टेल हैं। ठीक है। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा माना जाता है? तो टेल टू टेल सिस्टम। ठीक है। या ये कहें कि फेस इन या टेल टू टेल, टी टू टी, तो जो सिस्टम है वो अधिक उपयुक्त है। कैसा है? अधिक उपयुक्त है। ठीक है। तो फेस टू फेस और टेल टू टेल में से ज्यादा उपयुक्त कौन सा है? टेल टू टेल वाला या फेस आउट वाला? फेस आउट वाला सिस्टम ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है। ये बात। अब जो बंद आवास प्रणाली है, जिस तरह से हमने वहां पर भी स्पेस की बात की थी कि गाय के लिए कितना स्पेस चाहिए, बछड़ों के लिए कितना स्पेस चाहिए, भैंस के लिए कितना चाहिए, बुल के लिए कितना चाहिए। ठीक है। गाभन गाय के लिए कितना चाहिए, तो वहां पर स्पेस की बात कर ली। अब यहाँ पर भी तो बंद आवास प्रणाली में भी तो हम इन सबको ही रखने वाले हैं। भाई बछड़ों को भी रखेंगे, गाय भी रहेगी, भैंस भी रहेगी, ब्यावन गाय भी होगी, और सांड भी होगा। ठीक है। तो जिस तरह से वहां पर काविंग बॉक्स था, आइसोलेशन बॉक्स था, ठीक है, और बुल बॉक्स था, इसी तरह से उसकी व्यवस्था यहाँ भी होती है। ठीक है। काफ पेन जो है, बच्चों के लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्था होती है। तो उनके क्या पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसी तरह से जैसे वहां पर हम जो पक्का फर्श बना रहे थे, वहां पर जो ढलान था वो हम कितना रख रहे थे? प्रति 10 फुट पर। ठीक है। कितने पर? प्रति 10 फुट पर 1 इंच का रख रहे थे। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहाँ पर जो भैंस या गाय बंधी हुई है, कहाँ? मेंजर से लेकर के उसका जो एस खींचा जा रहा है, जो नाली है, वहां तक जो ढलान है वो कम से कम 1 इंच होना चाहिए, जिससे कि जो भी उसका एस थीटा है वो आसानी से नाली में जा सके। ठीक है। इसी तरह से इनकी बात करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट है कि जो वयस्क गाय है उसके लिए जो स्पेस की आवश्यकता होती है, फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है, वो 65 से 70 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। ठीक है। कितने की आवश्यकता होती है वयस्क गाय के लिए? अगर हम बंद आवास प्रणाली में गाय रख रहे हैं तो उस गाय के लिए जो फ्लोर स्पेस है वो कितने की आवश्यकता होती है? प्रति गाय 65 से 70 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। ठीक है। और मेंजर से नाली तक का जो ढलान है कम से कम कितना होना चाहिए? 1 इंच। और एक रेंज की बात करें तो 1 से 1.5 इंच का ढलान वहां पर होना चाहिए। ठीक है। यानी जो हम गाय भैंस बांध रहे हैं, यहाँ की बात करें तो यहाँ आगे से लेके यहाँ तक ये जो नाली जा रही है इसकी, ठीक है, और जहां पर ये खाना खा रही है वहां से लेकर यहाँ तक का जो ढलान है इस तरह से, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 1 से 1.5 इंच का ढलान होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि आगे के लड़ावनी से लेकर के, यानी एक्स के अगले पैरों से लेकर के पिछले पैरों तक की जो भी गंदगी है वो कहाँ आ सके? इस नाली में आसानी से आ सके। तो इसका जो ढलान है वो कितना होना चाहिए? 1 से 1.5 इंच तक होना चाहिए। ठीक है। अब जो पशु आवास है, इस तरह से माने ये आवास हो गया। अब इसकी जो डायमेंशन है,
ठीक है, डायमेंशन तो हमने बात कर ली थी इसकी, पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। ठीक है, और मिल्किंग पार्लर है उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, जिससे कि ज्यादातर समय जो सूरज की किरणें वहां पर पड़ सकें। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें जो बीच वाला सेंटर है, यहां से जो ऊंचाई होती है इस आवास की, जो बीच की ऊंचाई है सेंटर से, वो कितनी होनी चाहिए, 15 फुट होनी चाहिए। और साइड से यानी किनारों की ऊंचाई, वो कितनी होनी चाहिए, 8 फीट तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई के बारे में बात हो गई। और जो आवास की छत का जो ढलान है, यानी ये वाला ढलान यहां से लेकर के यहां तक का जो ढलान है, ठीक है, अब इसके बीच में क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये इसी तरह से इधर की तरफ का ढलान हो गया, ये जो एंगल है ये एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही खड़ी हो जाए, यानी इस तरह से नहीं हो कि भाई ये इस तरह से बिल्कुल खड़ी बना दिया हमने इसको, क्योंकि ये एंगल बढ़ गया। ठीक है, तो 45 डिग्री से ये अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब जिस तरह से हम वहां पर बात कर रहे थे, तो कार्विंग बॉक्स भी यहाँ पर होना चाहिए। आइसोलेशन बॉक्स बीमार जानवरों के लिए होना चाहिए। कार्विंग बॉक्स किसके लिए है, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बछड़े बछड़ियों के लिए, छोटे बछड़े बछड़ियां। ठीक है, उनके लिए क्या होता है ये, कार्विंग बॉक्स हो गया। आइसोलेशन बॉक्स बीमार जानवरों के लिए, किसके लिए है ये, बीमार जानवरों के लिए या बीमार पशुओं के लिए। नेक्स्ट, बुल सेट, जो ब्रीडिंग बुल है, यानी ब्रीडिंग बुल का मतलब हो गया प्रजनन योग्य बुल। ठीक, ब्रीडिंग बुल लिख देते हैं इसे, जिसको हम ब्रीडिंग के काम में, प्रजनन के काम में ले रहे हैं। तो ब्रीडिंग बुल के लिए जो अलग से स्पेस हो गया, जो स्थान है या उसका जो घर है, वो क्या कहलाएगा, बुल सेड कहलाएगा। यंग स्टॉक सेड, ठीक है, जो अ, छोटे जो काविंग बॉक्स, सॉरी काविंग बॉक्स तो किसके लिए हो गया, जो मादा, सॉरी इसमें काविंग बॉक्स यानी जो मादा है, प्रेग्नेंट गाय के लिए हो गया ये। ठीक है, प्रेग्नेंट काव के लिए, ठीक है, जिससे कि वहां पर वो बच्चा देगी। ठीक है, काविंग बॉक्स। और यंग स्टॉक छोटे बछड़े बछड़ियों के लिए, छोटे बछड़े छोटे बछड़े बछड़ियों के लिए। तो काविंग बॉक्स किसके लिए हो गया, जो प्रेग्नेंट गाय है या प्रेग्नेंट जानवर है उसके लिए हो गया अलग से, कि हम रख सकें। ठीक है, ज्ञावहन गाय के लिए, जिसके पेट में बच्चा है उसको रख सकें। ठीक है, आइसोलेशन बॉक्स बीमार जानवरों के लिए। ठीक है, और ब्रीडिंग बुल के लिए बुल सेड हो गया। और जो छोटे बछड़े बछड़ियां उनके लिए क्या हो गया, यंग स्टॉक सेड हो गया। ठीक है, अब जो आवास की छत है उसका ढलान 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आवास है उसकी जो साइड से किनारा जो आया है, किनारे तक की ऊंचाई है जमीन से, वो कितनी होनी चाहिए, 8 फीट। और जो आवास की छत की मध्य बीचों बीच की जो सबसे टॉप है, वो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, 15 फीट तक उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो गली है, ठीक है, उसकी चौड़ाई की। ठीक, कि फेस आउट और फेस इन में कितनी होती है, तो फेस आउट में कितनी है, 5 से 6 फीट। और जो फेस इन है तब कितनी है, 4 से 5 फीट। जैसे यहां पर तो जो ये चौड़ाई है इस गली की, तो वो तो कितनी है, 4 से 5 फीट है। ठीक है, जो गली है, जो फेस इन सिस्टम है, उसमें तो कितनी हो गई अपनी इसकी, 4 से 5 फीट। और यहाँ पर कितनी हो गई, 5 से 6 फीट हो जाती है इस गली की चौड़ाई। ठीक, ये बात हो। नेक्स्ट, अब इसकी जो मेंजर है, यानी लड़ामनी जो होती है,
तो जो मेंजर हैं वो दो तरह की होती है। एक तो होती है लो फ्रंट, जिनका आगे का हिस्सा कैसा है, छोटा है, निचला है। और एक होती है हाई फ्रंट मेंजर। हाई फ्रंट मेंजर। तो दो तरह की मेंजर होती हैं जिनमें ये खाना खाते हैं जानवर। एक तो कौन सी हैं, हाई फ्रंट मेंजर, और दूसरी कौन सी हैं, लो फ्रंट मेंजर। ठीक है। जो लो फ्रंट मेंजर हैं, इनकी जहां जानवर बंध रहा है, ठीक है, वहां पर इसकी जो ऊंचाई है, मेंजर की जो ऊंचाई है, वो कितनी होती है, 6 इंच से लेकर के 9 इंच तक होती है। 6 इंच से 9 इंच तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये इंची में बात कर रहे हैं हम। तो ये तो क्या हो गया, लो फ्रंट मेंजर हो गई। जबकि जो हाई फ्रंट मेंजर है, इसकी जो ऊंचाई होती है, इसके फ्रंट की जो ऊंचाई होती है, वो 1 फुट 4 इंच होती है। ठीक है, 1 फीट 4 इंच। हाई फ्रंट मेंजर का जो अगला हिस्सा है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1 फुट 4 इंच। और जो लो फ्रंट मेंजर है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 से लेकर के 9 इंच तक होती है। अब ये मेंजर चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, चाहे लो फ्रंट मेंजर हो, चाहे हाई फ्रंट मेंजर हो, इनकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इन दोनों की जो चौड़ाई है, इन दोनों की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 2 से 2.5 फीट तक होती है। ठीक है। तो बंद आवास प्रणाली में दो तरह की जो मेंजर हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, लो फ्रंट मेंजर और हाई फ्रंट मेंजर। जिनका आगे की तरफ जहां से जानवर चरता है, तो वो हिस्सा यदि नीचा है, तो वो क्या कहलाएगा, लो फ्रंट मेंजर कहलाएगा। और जिनका हिस्सा ऊंचा है, वो क्या कहलाएंगे, हाई फ्रंट मेंजर कहलाएंगे। ठीक है। अब इनकी जो बात करें, मेंजर की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी होती है, 2 से लेकर के 2.5 फीट तक होती है। अब जो इनके दोनों के उपयोग हैं, वो क्या है, कि जो लो फ्रंट मेंजर होती है, ठीक है, लो फ्रंट मेंजर जो है, ये मतलब अधिक, इसमें जानवर जो है कंफर्टेबल महसूस करता है, यानी आसानी से चरता है। ठीक है। तो मोर कंफर्टेबल होती है, यानी आरामदायक होती है। कैसी होती है, आराम, अधिक आरामदायक, ये ज्यादा शब्द सही है, अधिक आरामदायक होती है। चरने में जो जानवर है, खाना खाने में आ, आसानी रहती है उसके लिए। दूसरा पॉइंट, जो हाई फ्रंट मेंजर है, हाई फ्रंट मेंजर, ये जो है हाई फ्रंट मेंजर, ये फीड वेस्टेज को रोकती है, यानी खाने की बर्बादी को रोकती है, खाने की बर्बादी को रोकती है। ठीक है, क्यों, चरते समय जो भोजन है वो लड़ामनी से या मेंजर से निकल करके बाहर नहीं गिरेगा। जबकि लो फ्रंट में थोड़ा सा भी जानवर ने मुंह इधर उधर हिलाया, तो उसमें से गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि उसका फ्रंट ऊंचा है, तो जानवर थोड़ा बहुत मुंह को हिलाएगा भी, तो जो फीड वेस्टेज है वो कम होगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो मेंजर से संबंधित बात करें, तो मेंजर दो प्रकार की होती हैं, हाई फ्रंट मेंजर और लो फ्रंट मेंजर। जो हाई फ्रंट मेंजर है, उसमें जो ऊंचाई है मेंजर की, वो 1 फीट 4 इंच होती है, और लो फ्रंट में कितनी होती है, 6 से लेकर के 9 इंच तक होती है। जबकि इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, दोनों प्रकार की जो मेंजर हैं, कितनी होती है उनकी, 2 से लेकर के 2.5 फीट तक होती है। लो फ्रंट मेंजर की बात करें, तो ये अधिक कंफर्टेबल होती है, अधिक आरामदायक होती है जानवर के खाना खाने के लिए। और जबकि जो हाई फ्रंट मेंजर है,
वो खाने की बर्बादी को रोकती है। थोड़ा खाने में तो दिक्कत देती है क्योंकि ऊंचाई अधिक है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो फीड वेस्टेज है वो रुकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बंद आवास प्रणाली है, तो इसमें जो जानवर रह रहे हैं तो उनका क्या होगा, दरवाजा भी होगा, ठीक है। तो अगर हम जो जानवर हैं उनको सिंगल रो में ही रख रहे हैं, ठीक है, जानवरों को सिंगल रो में ही रख रहे हैं, यानी बंद आवास प्रणाली है अपनी। और बंद आवास प्रणाली दो प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, एक पंक्ति और दो पंक्ति। जब जानवरों की संख्या 10 से कम हो या 10 तक हो तो कौन सी प्रणाली यूज करते हैं, एक पंक्ति। और यदि जानवरों की संख्या 10 से अधिक है, ठीक है, तो कौन सी प्रणाली यूज करेंगे हम, दो पंक्ति प्रणाली यूज करते हैं। अब जो इनका आवास है उसका जो घर है उसका क्या होता है, दरवाजा भी होता है। तो जो दरवाजा है, दरवाजा यदि एक पंक्ति वाली हम प्रणाली यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो विड्थ है यानी जो दरवाजे की जो चौड़ाई है, तो दरवाजा है आवास का दरवाजा, आवास का दरवाजा, ठीक है। तो एक पंक्ति प्रणाली में इसकी जो चौड़ाई है वो तो रहेगी 5 फीट, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है वो रहेगी 7 फीट, ठीक है। और वहीं जब ये चीज दो पंक्ति प्रणाली में आ जाती है तो पशुओं की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसलिए यहाँ पर जो चौड़ाई है वो भी कितनी हो जाती है, 8 से 9 फीट कर दी जाती है। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई लगभग 7 फीट ही रहने दी जाती है, ठीक है। तो बंद आवास प्रणाली में जो डबल रो सिस्टम है वहां पर जो आवास का दरवाजा है उसकी जो चौड़ाई है जिससे पशु आसानी से अंदर और बाहर निकल सकें, तो सिंगल रो में तो कितनी रखी जाती है, 5 फीट रखी जाती है और ऊंचाई 7 फीट है। तो वहीं डबल रो की बात करें क्योंकि पशुओं की संख्या बढ़ गई तो पशु एक साथ निकलेंगे तो दरवाजा उनके लिए छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दरवाजे की जो चौड़ाई है वो बढ़ा दी जाती है, कितनी हो जाती है, 7 से लेकर के 9 फीट तक कर दी जाती है और ऊंचाई कितनी रहती है, 7 फीट ही रहने दी जाती है। अब देखो यहाँ पर जो बछड़े हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बुल के लिए बात कर ली, ठीक है, गाय के लिए बात कर ली और जो गाभिन गाय उसके लिए बात कर ली बंद आवास प्रणाली में, ठीक है, क्योंकि जो गाय है उसके लिए कितना है, 65 से 70 स्क्वायर फीट प्रति वयस्क गाय के लिए चाहिए। जो बुल बॉक्स है, ठीक है, वहां पर हमने बात कर रहे थे कि लगभग लगभग कितना पहुंचता है, 150 स्क्वायर फीट की आवश्यकता अ, होती है, ठीक है। और तीसरा हो गया आइसोलेशन बॉक्स भी, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, वही 150 वर्ग फीट होता है। बचे बछड़े, और जो बछड़ों के लिए जो स्थान है उनकी उम्र के हिसाब से तय होता है, ठीक है, कि किस अवस्था में जो बछड़े हैं उनके लिए कितने ढका हुआ क्षेत्र होना चाहिए। यदि जो बछड़े हैं, ठीक है, अभी छोटे हैं और जिनकी उम्र 3 माह से कम है, कितनी है, 3 माह से कम, तो उनके लिए जो क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है प्रति बछड़ा वो 20 से 25 की होती है। और यदि बछड़े की उम्र 3 से अधिक हो गई और 6 से कम है, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 25 से 30 हो गया। अब बछड़ा यदि 6 महीना से ऊपर अधिक हो जाता है, 6 माह से अधिक हो जाता है और 1 साल तक का हो जाता है, तो उसका जो स्पेस है वो कितने की आवश्यकता होती है, 30 से 40 वर्ग फीट। और यदि वहीं बात करें कि जो बछड़ा है वो 1 वर्ष से अधिक हो गया तो वो उसके लिए कितना स्पेस आ गया, 40 से 50 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये स्थान की आवश्यकता होती है बछड़ों के लिए, ठीक है। तो जो छोटे बछड़े हैं उनके लिए यानी 3 महीने, 3 से 6 महीने, 6 से 12 और 12 से अधिक, ये पैरामीटर हैं। और स्पेस की बात करें 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। तो ये स्पेस की आवश्यकता होती है किनके लिए,
बछड़ों के लिए। तो इस तरह से हमने जो डेयरी कैटल्स हैं या गाय भैंस हैं, उनकी आवास की जो प्रणाली है, उसमें दोनों प्रकार के आवास की बात हम कर चुके हैं। कौन कौन सी? यानी जो बंद आवास प्रणाली और खुली आवास प्रणाली, दोनों के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है। तो खुली आवास प्रणाली के एक अपने अलग क्राइटेरिया हैं, एक अलग उसका लाभ है। ठीक है। और जबकि बंद आवास प्रणाली का एक अपने अलग लाभ हानि है। ठीक है। तो ये बात होगी अपनी आवास प्रणाली से संबंधित। अब बात एक बार इसका रिवाइज और कर लेते हैं दोनों का ही। ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। देखो, देखिए, हाउसिंग सिस्टम के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो खुली आवास प्रणाली और बंद आवास प्रणाली। खुली आवास प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले आवास के लिए जो जगह हम चुन रहे हैं वो कैसी चुन रहे हैं कि उसकी जो टोपोग्राफी है वो जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, दलदली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वहां पर किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि किसी विशेष प्रकार के संक्रमण के लिए वो सेंसिटिव हो। ठीक है। उसमें उचित ये नहीं कि गड्ढा गड्ढे वाली जगह हो जिससे कि अपना ड्रेनेज सिस्टम खराब हो। तो इस तरह की कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। और जब हम बनाएं आवास को, तो कम से कम रोड के लेवल का बनाएं। अगर रोड का लेवल अगर हो सके तो रोड से ऊंचा बनाना चाहिए, जिससे कि अपनी ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से हो सके। ठीक है। और अपनी जो जगह है वो रोड के सहारे हो, या ये कहें कि ट्रांसपोर्ट जहां से आसानी से हो सके, मार्केट के पास होनी चाहिए। बैंकिंग जो भी है अपनी सुविधाएं हैं वो वहां पर आसानी से हमें मिल सके। दूसरा, ये जगह जो हम आवास बना रहे हैं या डेयरी सेट जब हम खोल रहे हैं, तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हमें सस्ती और कुशल जो लेबर है, जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, वो आसानी से मिल सके। और जो आवास है ऐसी जगह होना चाहिए कि जहां पर चोर ना हो। ऐसा ना हो कि भाई अपनी जो डेयरी फार्म है वहां पर चोरी वगैरह ज्यादा हो जाए। दूसरा, वहां पर किसी प्रकार के जंगली जानवर का प्रकोप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पर पानी जो है उचित मात्रा में मिलना चाहिए, मीठा होना चाहिए। और जो बिजली है, बिजली की सप्लाई पूरी होनी चाहिए। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जहां पर हम आवास बना रहे हैं वो जगह ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। ये सुविधाएं वहां पर मिलनी चाहिए। अब जो खुली आवास प्रणाली है उसमें दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है ढका हुआ क्षेत्र और एक होता है बंद क्षेत्र। तो खुली आवास प्रणाली में जानवर को केवल दूध निकालते समय और इलाज के समय कहाँ रखा जाता है? बंद आवास में रखा जाता है। बाकी के समय जो जानवर है उसको मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और खुले आवास में जो जानवर है उसको जो मेंजर उसकी बनानी चाहिए, वो बनानी चाहिए उत्तर दिशा की जो दीवार है उसके सिरे बनानी चाहिए। ठीक है। ये कोशिश रखनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें हमने अलग अलग स्पेस पढ़े थे कि अलग अलग जानवरों के लिए क्या स्पेस होना चाहिए। ये डायमेंशन थी कि पशु आवास की दिशा पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, लेकिन मिल्किंग पार्लर की जो दिशा है वो कैसी है? उत्तर से दक्षिण। ठीक। ये हमने स्पेस के बारे में बात की थी कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं उनके लिए अलग अलग स्पेस की आवश्यकता होती है और मेंजर की आवश्यकता होती है। यहीं पर हमने काविंग बॉक्स, आइसोलेशन बॉक्स, बुल बॉक्स, ठीक है, इनके बारे में बात की थी। ठीक है। इनका जो इस पे क्षेत्रफल है बुल बॉक्स, आइसोलेशन बॉक्स, काविंग बॉक्स का कितना होता है? लगभग 150 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है। काविंग बॉक्स का 100 से 150 पर पहुंच रहा है, और इसका 150 हो गया, और आइसोलेशन का भी 150 हो गया। ठीक। ढलान जो है, ठीक है, फर्श का जो ढलान है वो कितना होना चाहिए? 1 इंची प्रति 10 फीट पर होना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यदि हम जो खुला आवास है उसमें हम 20 गाय रख रहे हैं और उनके 20 बछड़े रख रहे हैं, तो हमें जो ढका हुआ क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए या कितने बाई कितने का होना चाहिए? तो कितने बाई कितने का हो गया? 50 बाई 50 का हो गया। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो गया? 50 बाई 50 का, ठीक है, 2500 स्क्वायर फीट। ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से पूछे वो। अगर आपसे पूछ ले कि 20 गाय और उनके बछड़ों के लिए कितने स्पेस की आवश्यकता होगी, तो लगभग कितने की होगी, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे
दे भी सकता है, ये नहीं कि सब बिल्कुल 2500 ही देगा, नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी दे सकता है। तो उस हिसाब से हमें ये याद रखना है कि इसके नियर बाई कौन सा ऑप्शन अपना जा रहा है। ठीक है, तो फ्लोर स्पेस की संभावना रहती है और इस तरह से वो पूछने की संभावना रहती है। और नेक्स्ट कि ये इसके लाभ और हानि हो गए। जो खुली आवास प्रणाली है, ठीक है, कि खर्चा कम होता है, फार्म को एक्सटेंड करना, क्योंकि अपने पास जमीन पूरी तरह से उपलब्ध है, जमीन खुली हुई अपने पास बहुत है, तो उसमें बिल्डिंग बनाना, ठीक है, जानवरों को रखना ज्यादा आसान होता है। यानी हम 10-20 जानवर तो कभी भी बढ़ा सकते हैं, हमें ये आवश्यकता नहीं है कि नहीं साहब पहले बिल्डिंग बनानी पड़ेगी हमें, तब जाके हम जानवर लाएंगे। अरे अपने पास खुला हुआ स्पेस बहुत सारा है, ठीक है, लेके आए उसके साथ रख दिया हमने, तो जगह की कोई कमी है नहीं खुले आवास में। ठीक है, तो एक्सटेंड करना आसान होता है। खाने पीने का खर्चा इसलिए कम होता है कि जानवर घूमते फिरते रहते हैं, तो वहां आसपास जो वनस्पति है, जो खेत है, उसमें चर लिया जाता है। ठीक है, और जानवर को घूमते फिरते उचित व्यायाम हो जाता है। लेकिन कुछ हानि है कि प्रति जानवर ध्यान नहीं रखा जा सकता, जमीन जब लेते हैं तो उसका खर्चा कुछ ज्यादा ही हो जाता है शुरुआत में, बीमारियों का मूल्यांकन उचित नहीं तरीके से इसमें नहीं हो पाता है। तो ये कुछ क्या होती हैं इसकी हानियां होती हैं। बंद आवास में जो पशु है उसको आवास के अंदर बांध करके रस्सी से या चेन की सहायता से बांध करके रखा जाता है। ठीक है, तो उसका क्या फायदा होगा कि जो जानवर है वो प्रतिकूल मौसम से बचेगा, सर्दी गर्मी से उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ेगा और उत्पादन पर प्रभाव नहीं आएगा। चोरों से सावधानी होगी, जंगली जानवरों से सावधानी होगी, जबकि खुले आवास में चोर भी आ सकते हैं और जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर हम आवास बना रहे थे जहां पर चोर ना हो और जंगली जानवर ना हो। ठीक है, ये तुलनात्मक रूप से महंगी प्रणाली है। क्यों? कि इसमें ऑलरेडी हमें जो पशु का आवास है, पक्का आवास है, उसके लिए घर है, वो हमें ज्यादा बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए एक ऐसी विधि हो जाती है, महंगी विधि हो जाती है। अब बंद आवास को पशुओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो होती है एक पंक्ति प्रणाली। यदि अपने पास जो जानवर हैं उनकी संख्या 10 तक है तो वो एक पंक्ति प्रणाली है, और यदि अपने पास जानवरों की संख्या 10 से अधिक हो गई और 80 और 100 तक पहुंच जाती है तो जानवरों को दो पंक्तियों में बांधा जाता है। और दो पंक्तियों में बांधने के भी दो तरीके हैं, एक है हेड टू हेड और दूसरा है टेल टू टेल, फेस आउट और फेस इन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उनके भी कुछ लाभ हानि है, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि किसमें क्या लगता है ज्यादा कि जैसे जो ये फेस इन है, इसमें आकर्षक दिखती है ये, चारा डालना आसान होता है। ठीक है, तो ये चीज थी इसमें। जो मुंह से फैलने वाली बीमारी हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, उनका खतरा ज्यादा होता है इसमें, जो सफाई में ज्यादा समय लगता है। तो ये क्या है इसके लाभ हानि। इसी तरह से फेस आउट की बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई में कम समय लगता है, ठीक है, और साफ सफाई आसानी से हो जाती है। दूसरा, जो यूरोजेनाइटल सिस्टम से संबंधित बीमारी हैं उनका आसानी से पता लगता है, जो कि डेयरी सिस्टम है, जो डेयरी कैटल है, उनकी मुख्य समस्या होती है यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो उसी को डायग्नोस करना इसमें मुख्य भूमिका, यानी आसानी से हो जाती है। यहाँ पर चारा डालने में ज्यादा समय लगता है। अगर दोनों में बात करें कि बढ़िया कौन सा है, तो टेल टू टेल सिस्टम या फेस आउट जो सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर एयरबॉर्न डिजीज है, उनकी संभावना बहुत कम रहती है। जानवरों को हमेशा कैसी हवा मिलती है? फ्रेश एयर मिलती है, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, क्योंकि दोनों की चेहरे कहाँ है? बाहर की तरफ। ठीक है, ये चीज। अब इसमें जानवरों के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे प्रति जानवर स्थान गाय के लिए कितना है, ठीक है, सांड के लिए कितना है, बच्चों के लिए कितना है। तो गाय के लिए हम बात करें वयस्क के लिए, तो वो यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 65 से 70। ढलान की बात करें, लड़ावनी से लेकर के जो नाली है वहां तक, तो वो कितना हो जाता है? 1 से लेकर के 1.5 इंच तक हो जाता है। ठीक है, आवास की छत की साइड से ऊंचाई 8 फीट होती है, आवास की मध्य से जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है? 15 फीट। ठीक है, वही कार्विंग बॉक्स, आइसोलेशन बॉक्स, बुल शेड इसमें आ गए। ठीक है, इसी तरह से यंग स्टॉक जो शेड है, छोटे बछड़े बछड़ियों के लिए आ गया। आवास की जो छत का एंगल है, हमने इसके बारे में बात की थी, 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। गली की जो चौड़ाई है, ठीक है, फेस आउट वाले सिस्टम में 5 से 6 फीट रहती है, फेस इन वाले सिस्टम में 4 से 5 फीट रहती है। ठीक है,
मेंजर की बात की थी, दो तरह की मेंजर होती हैं जो लड़ामनी है, कितने प्रकार की होती हैं, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? हाई फ्रंट मेंजर, जिनका जो आगे का हिस्सा है वो कैसा है, ऊंचा है, ठीक है। और दूसरा कैसा है, जिनका जब जानवर चल रहा है तो वो फ्रंट कैसा है, लो है। तो हाई फ्रंट और लो फ्रंट दोनों की ऊंचाई की बात करें तो लो फ्रंट की जो ऊंचाई होती है वो 6 इंची से लेकर के 9 इंची होती है। और यदि हम हाई फ्रंट की बात करें तो हाई फ्रंट में नाम से पता चल रहा है हाई है, यानी हाइट उसकी ज्यादा रहेगी, तो ऊंची हो जाती है। कितनी ऊंची हो जाती है? 1 फुट और 4 इंच की वो उसकी ऊंचाई होती है। जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो अगर जानवर चल रहा है तो उसमें से अगल बगल से जो खाना है, भूसा है, जो कुछ भी वो खा रहा है वो फैलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाने की बर्बादी यहाँ पर नहीं होती है। जबकि लो फ्रंट मेंजर में आसानी से जानवर की गर्दन पहुंच जाती है और वो आसानी से खाना खाता है, तो इसलिए वो मोर कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होती है। मेंजर है, मेंजर की जो चौड़ाई है वो याद रखें आप 2 से 2.5 फीट होती है, ठीक है। ये बात हो। दरवाजे की बात करें तो यदि एक पंक्ति प्रणाली है तो चौड़ाई 5 फीट रहेगी क्योंकि कम जानवर हैं। और यदि दो पंक्ति प्रणाली है तो ज्यादा जानवर हो जाएंगे और चौड़ाई उसकी बढ़ानी हमें पड़ेगी, क्योंकि एक साथ ज्यादा जानवर वहां पर डबल संख्या में निकल सकते हैं, जिससे कि निकलते समय जानवरों को चोट ना लगे। तो 8 से 9 फीट यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कर दी जाती है। ऊंचाई सेम रहती है, लगभग 7 फीट तक रखी जाती है। ये बछड़ों के लिए स्थान है। यदि 3 माह से छोटे हैं तो 20 से 25 स्क्वायर फीट स्पेस की आवश्यकता पड़ती है प्रति बछड़ा। यदि 3 से 6 माह तक का है तो 25 से 30 हो गया, 6 से 12 तो 30 से 40, और 1 वर्ष से अधिक तो 40 से 50 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अपना जो ये चैप्टर है हाउसिंग सिस्टम फॉर कैटल, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब इससे संबंधित कोई समस्या है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। बाकी अपनी क्लास हम आज यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है।